हेलो स्टूडेंट्स, आज हम इंटरनेशनल लॉ में देखेंगे अंतर्राष्ट्रीय विधि का ऐतिहासिक विकास। पिछले क्लास में हमने देखा था अंतर्राष्ट्रीय विधि की 3 शाखाएं। आज हम देखते हैं 19वीं शताब्दी में अंतर्राष्ट्रीय विधि, इंटरनेशनल लॉ इन 19th सेंचुरी। अगर हम 19वीं शताब्दी की हम बात करते हैं तो 19वीं शताब्दी में जो 3 शाखाएं हमने देखी थी, प्रकृतिवादी, अस्तित्ववादी और ग्रोशियन, ये तीनों शाखाएं विद्यमान थी। 19वीं शताब्दी में भी ये तीनों शाखाएं थी, लेकिन इनमें सबसे प्रमुख और सुदृढ़ जो शाखा थी वो कौन सी थी? अस्तित्ववादी जो शाखा थी, पॉजिटिविस्ट जो शाखा थी, वो सबसे सुदृढ़ और प्रमुख मानी गई। ठीक है। वेस्टलेक, फिलिमोर, मैन आदि विधिशास्त्री इस विचार को मानते थे कि अंतर्राष्ट्रीय विधि जो है राज्यों की सहमति पर आधारित है और प्राकृतिक विधि का महत्व 19वीं शताब्दी में कम हो गया। और 19वीं शताब्दी की समाप्ति की अगर हम बात करते हैं तो प्राकृतिक विधि का महत्व बिल्कुल कम होता चला गया। 19वीं शताब्दी में हम कह सकते हैं अंतर्राष्ट्रीय विधि का विकास बहुत ही तेजी से हुआ था। अंतर्राष्ट्रीय विधि जो कि पहले यूरोप और ईसाई राज्यों तक सीमित थी, अब वह धीरे धीरे अन्य भागों में भी फैलने लग गई थी। ठीक है। अब हम देखते हैं कि 19वीं शताब्दी में जो अंतर्राष्ट्रीय विधि का जो विकास हुआ है वो कैसा है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि 19वीं शताब्दी में राज्य उन मुद्दों पर एक दूसरे के साथ विचार विमर्श करने लग गए थे जो अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के सभी राज्यों के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण थे। जैसे वियना सम्मेलन था, इसमें एक महत्वपूर्ण कदम माना जाता है। वियना सम्मेलन, इसमें क्या हुआ था? इसमें राजनयिक अभिकर्ताओं के वर्गीकरण और अंतर्राष्ट्रीय नदियों से संबंधित नियमों को बनाया गया था। एक राज्य में से दूसरे राज्य में जब डिप्लोमेटिक एजेंट जाते हैं उसके बारे में, और उन कितने प्रकार के डिप्लोमेटिक एजेंट होते हैं उसके बारे में, साथ ही नदियों के अंतर्राष्ट्रीय नदियों के संबंध में भी नियमों को बनाया गया। वो कौन सा सम्मेलन रहा? वियना सम्मेलन रहा है। इसके साथ देखते हैं हम वैज्ञानिक विकास होने के कारण, क्योंकि 19वीं शताब्दी में वैज्ञानिक विकास हो गया था और युद्ध के नए तरीकों को अपनाए जाने लगे थे, और ऐसे युद्ध के जो नए तरीके थे वो मानव समुदाय को क्षतिकारित करने के लिए संभव हो सकते थे। ऐसी स्थिति में पेरिस घोषणा की गई। ये 1856 की थी। इसमें इस बात को स्वीकार किया गया था कि सामुद्रिक युद्ध से संबंधित नियमों को बनाया गया। ऐसे ही हम जिनेवा अभी समय देखते हैं। जिनेवा कन्वेंशन 1864 का है। इसको अगर हम देखते हैं तो इसमें भी युद्ध के दौरान सुरक्षा बल के घायल और बीमार सदस्यों के संबंध में प्रावधान किए गए थे। इसी तरीके से हम 1899 और 1907 के हेग अभी समय देखते हैं तो ये भी वॉर और न्यूट्रलिटी के नियमों को इसमें बनाया गया है। इसी के साथ देखते हैं कि 19वीं शताब्दी तक राज्य जो हैं अपने विवादों को आर्बिट्रेशन को सौंपने लगे थे और इनके द्वारा जो अवार्ड दिया जाता था वो राज्यों पर बाध्यकारी माने जाते थे। इसमें जो सबसे महत्वपूर्ण है वो है अलबामा क्लेम्स आर्बिट्रेशन। यह है आपका 1872। इसमें मध्यस्थम का जो पंचाट था वो अमेरिका के पक्ष में था और यह निर्णय दिया था कि ब्रिटेन जो है
प्रतिकर के रूप में अमेरिका को $1,55,00,000 सोना देगा। इसी तरीके से हम देखते हैं कि 19वीं शताब्दी में विभिन्न राष्ट्रों के विधि शास्त्रियों के जो कार्य थे, उन्होंने भी अंतर्राष्ट्रीय विधि के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया था। वो कौन से विधि शास्त्री हैं? जैसे कैंट, फिलीमोर, हॉल आदि विधि शास्त्री थे, जिन्होंने 19वीं शताब्दी में अंतर्राष्ट्रीय विधि के विकास में योगदान दिया था। अगर हम अब 20वीं शताब्दी की बात करते हैं, तो इंटरनेशनल इन 20th सेंचुरी की अगर हम बात करते हैं, हम देखते हैं कि 20वीं शताब्दी में विधि शास्त्रियों ने इस बात पर जोर दिया है कि राज्यों की जो सहमति है वो अंतर्राष्ट्रीय विधि का आधार है। राज्यों की सहमति कोई अंतर्राष्ट्रीय विधि का आधार माना गया है। साथ ही इन्होंने इस बात पर भी जोर दिया है कि अंतर्राष्ट्रीय विधि के जो नियम हैं रूढ़ि और संधियों से ही बने हुए हैं। आईएल के जो नियम हैं वो रूढ़ि प्लस संधि से ही बने हुए हैं। फिर भी ये तर्क और न्याय को उन मामलों में भी मान्यता देते हैं। 20वीं शताब्दी में जो है विधि शास्त्री तर्क और न्याय को उन मामलों में भी मान्यता देते हैं जहाँ पर कोई स्टेट प्रैक्टिस है ही नहीं। इस प्रकार अंतर्राष्ट्रीय न्यायालयों और अधिकरणों ने अपने विनिश्चयों में इन कारकों को मान्यता दी है। और सबसे महत्वपूर्ण बात जो है कि 20वीं शताब्दी के अंतर्गत ग्रोशन शाखा जो थी, हमने अभी पिछली क्लास में पढ़ा था ग्रोशन मत, तो उसका भी उत्थान हुआ है। तो वह पे दोबारा अस्तित्व में आई है। वो राज्य के अभ्यास पर आधारित विधि के नियमों को अंतर्राष्ट्रीय विधि के नियमों के द्वारा जोड़ा जाने लगा। अब हम देखते हैं कि 20वीं शताब्दी में अंतर्राष्ट्रीय विधि क्या है, कैसे इसका विकास हुआ है। तो सबसे पहले हम देखते हैं सार्वभौमिक प्रकृति के संगठनों की स्थापना 20वीं शताब्दी में की गई है, जैसे लीग ऑफ नेशन। इसके बाद में यूनाइटेड नेशन आया है। इसी तरीके से हम देखते हैं न्यायालयों की स्थापना। अगर हम न्यायालय की बात करते हैं तो पहले स्थायी अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय था और इसके बाद आज न्याय का अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय आया है। ये भी 20वीं शताब्दी में का क्या है विकास में माना जाता है। इसी तरीके से अंतर्राष्ट्रीय विधि के जो नियम हैं बहुपक्षीय संधियों द्वारा बनाए जाने लग गए हैं। जैसे वर्तमान समय अगर हम बात करें अंतरिक्ष की या चंद्रमा की या हाई सी की, तो इनको बहुपक्षीय संधियों द्वारा शासित किया जाने लग गया है। इसी तरीके से हम देखें कि 20वीं शताब्दी में अंतर्राष्ट्रीय विधि का कॉडिफिकेशन भी हुआ है, जिससे अंतर्राष्ट्रीय विधि के नियम क्रमबद्ध रूप से लिखित रूप में किए जा रहे हैं, जो सभी राज्यों पर या अधिकतर राज्यों पर समान रूप से लागू होंगे। इसी तरीके से हम देखते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय विधि जो है ये मानकर चला जाता था पहले कि केवल राज्यों पर ही है लागू होती है, लेकिन 20वीं शताब्दी में अंतर्राष्ट्रीय विधि जो है अंतर्राष्ट्रीय संगठनों और व्यक्तियों को भी अंतर्राष्ट्रीय विधि का विषय माना जाने लगा। अर्थात व्यक्ति और अंतर्राष्ट्रीय संस्था भी अंतर्राष्ट्रीय विधि के द्वारा शासित होने लगे। इस प्रकार से हम ये कह सकते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय विधि को जिस स्थिति में आज हम देख रहे हैं, इसकी बारे में उस समय जब अंतर्राष्ट्रीय विधि की उत्पत्ति हुई थी सोचा भी नहीं गया होगा कि अंतर्राष्ट्रीय विधि का इतना विकास हो जाएगा। आज अगर हम बात करते हैं 20वीं शताब्दी में, तो अंतर्राष्ट्रीय विधि के पास एक विधायन लेजिस्लेशन भी है और एक न्यायालय भी है। साथ ही जो विनिश्चय आते हैं वो पक्षकारों के ऊपर बाइंडिंग होते हैं
और यदि अंतर्राष्ट्रीय विधि का नियमों का उल्लंघन होता है तो उन राज्यों के विरुद्ध जो अंतर्राष्ट्रीय विधि का उल्लंघन कर रहे हैं तो उनके लिए अनुशास्ति भी लागू की जा सकती है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय विधि जो है इसका विकास काफ़ी लंबा रहा है। उम्मीद करता हूँ आपको ये चैप्टर समझ में आया होगा। धन्यवाद।